यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस के 2500 क्वेश्चन की सीरीज को। और जैसे कि आप सभी को पता है 17 पार्ट इसके पहले हो चुके हैं। पार्ट 18 को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं और साथ ही आप सभी को टेस्ट भी दिया गया था, सो साथ में आपको उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए एक बार चेक कर लीजिए वॉइस ठीक है, स्क्रीन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, इसमें जो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट सारे ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, जितने भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं, उन सब में ये 2500 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर मिलती रहे। और आपका साइंस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप साइंस की कंप्लीट कोर्स को फाउंडेशन बैच को यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें A to Z पढ़ाई जाएगी। प्री लेवल, मेंस लेवल, हर एक लेवल की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 124 को देखिएगा। मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये? मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवों से बचाना है, क्योंकि सूक्ष्म जीव उनको खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना, मछलियों को खा जाएंगे। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो उनके शरीर पर क्या पाया जाता है ना, ताकि उनकी रक्षा हो जाए। शल्क पाए जाते हैं, श्लेष्म झिल्ली या परत पाई जाती है, मीन पक्ष पाया जाता है या फिर चर्बी पाई जाती है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? श्लेष्म झिल्ली या परत उनके ऊपर पाई जाती है जो उनकी रक्षा करती है, किससे? सूक्ष्म जीवों से। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम सूचक के रूप में या फिर एज अ आर्टिफिशियल इंडिकेटर की तरह प्रयोग किया जाता है? आपको पता है दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल होता है, सिंथेटिक यहाँ पर होता है। हल्दी का घोल, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज या फिर चाइना रोज। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के रूप में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी, लिटमस पेपर जो हो गया वो भी पादप से ही प्राप्त होता है, चाइना रोज भी अपना नॉर्मल है ना, तो तीनों प्राकृतिक है। कौन कृत्रिम सूचक है? तो मिथाइल ऑरेंज अपना कृत्रिम सूचक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को देखिएगा, आंसर करिएगा। 126 का आंसर क्या होगा? अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखाई देने लगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया था? ये आंसर आपको करना पड़ेगा। चलिए क्या आंसर करेक्ट हो सकता है यहाँ पर? अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश देना चाहती है। उसने पत्र दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, तो एक वो प्राइवेट मैसेज हो गया। उसने अपने मित्र से एक मैसेज में बोला होगा कि जब भी मैं ऐसा ब्लैंक लेटर भेजूं तो तुझे क्या करना होगा, उस पर बीटरूट जो है उसका जूस मल देना, है ना, बीटरूट का जो जूस है वो डाल देना, तो जो मैंने लिखा है वो तेरे को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो अदिति है उसने काय से लिखा होगा मैसेज को? NaCl के घोल से, ग्लूकोज के घोल से, बेकिंग सोडा के घोल से या फिर नींबू के रस से लिखा होगा। देखो चुकंदर जो है या बीटरूट जो है एज अ एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हम लोग बोलते हैं ना कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में अपन क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है उस बच्ची ने उस मैसेज को काय से लिखा होगा? बेकिंग सोडा के घोल से लिखा था। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो है ना, अपने मित्र ने, जैसे ही उसके मित्र ने यहाँ पर चुकंदर का ये कलर डाला, बीटरूट का जूस डाला, तो उसको मैसेज दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? नेवर गिव अप। ठीक है, कभी भी हार नहीं माननी है, ऐसा मैसेज उसको दिखाई दिया। तो हमारा कंसेप्ट तो यही था कि वो जो मैसेज लिखा है अदिति ने काय से लिखा है? बेकिंग सोडा के घोल से लिखा है। लेकिन रीजन क्या है पीछे के वो जानते हैं। सूचक आपको पता ही है जो अम्ल और क्षार की पहचान करवाते हैं। चुकंदर का रस भी एज अ इंडिकेटर की तरह प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक इंडिकेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है और चुकंदर एक प्रकार का सूचक है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय होता है, आप सभी को पता ही है, साबुन वगैरह, और आपने देखा ही है ना, फूलने में मदद करता है।
चुकंदर एक सूचक है, बेकिंग सोडा चुकंदर के रस के साथ अभिक्रिया करता है तब गुप्त संदेश आपको दिखाई देगा, दैट्स वाई ये विकल्प सही है। ठीक है, मतलब अपन ये देख ले कि चुकंदर का जो रस है वो क्षार के साथ क्रिया करेगा, जबकि साधारण लवक एक आयनिक यौगिक है, नमक एक आयनिक यौगिक है और उदासीन प्रवृत्ति का है, तो कोई रिएक्ट यहाँ पर नहीं करेगा। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है तो ये भी यहाँ पर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। नींबू का रस एक गंधी सूचक है, चूंकि चुकंदर एक सूचक है और अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है, जबकि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो अम्लीय माध्यम में भी लाल हो जाता है, इसीलिए चुकंदर के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, दैट्स वाई ये विकल्प गलत होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन है बेकिंग सोडा वाला, वो अपना सही होगा, क्योंकि जो बीटरूट है वो क्या करता है, क्षार के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक मैच दी कॉलम आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 127 को देखिएगा और आंसर करिएगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी हुई है। आप जो भी मूवमेंट करते हैं बॉडी में, चाहे अपने शोल्डर घुमा रहे हो, है ना, चल रहे हो, है ना, कलाइयों को घुमा रहे हो, तो कहीं ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है। स्तंभ ए में दी गई शरीर गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलाइए। जिनको इंग्लिश में देखना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं। स्तंभ एक कॉलम 1 में आपको लिखा हुआ है, क्रिकेट की गेंद फेंकने में आपकी कौन सी जॉइंट काम करते हैं। सिर को बाएं से दाएं घुमाना, आगे पीछे देखने में कौन से जॉइंट काम आते हैं। कोहनी में जो जॉइंट पाया जाता है वो कौन सा होगा, और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति में कौन सा जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है। देखो इसमें से एक से दो चीजें तो अभी हमने जो अपने नॉर्मल एमसीक्यूज होते हैं 4 ऑप्शन वाले उसमें करे थे, कोहनी की गति वाला करा है, और उस टाइम तो अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, है ना। कुछ 6 प्रकार के जॉइंट अपन ने सैडल जॉइंट वगैरह ये सारी जॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो चीजें आपको पता है उसका कोड आप निकाल लो कि कोहनी की जो गति होती है, एल्बो का जो मूवमेंट होता है, हाँ, उसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है। आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि दरवाजे के जो कब्जे होते हैं और कोहनी की गति का जो जॉइंट होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा हो तो इसको फिल कर लो। हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति जो फिक्स मूवमेंट होता है, मतलब वो स्थिर होते हैं, तो इसका कोड भी आप बना सकते हो। बाकी दोनों को ऑप्शन से सेट कर लो और याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या आंसर हो सकता है? देखो कोहनी के लिए हिंज जॉइंट अपन बोल सकते हैं। ठीक है, नो डाउट कोहनी के लिए अपना हिंज जॉइंट होगा, मतलब अपना जो कोहनी कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पर लिखा हुआ है, तो सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, सी के लिए 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, केवल और केवल यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। फिर भी हम लोग यहाँ पर, अच्छा ये सी के लिए जो है अपना हिंज जॉइंट ये रहा, सी का कोड 2 हो गया, आंसर 1 ही होगा। बाकी और भी अपन चेक कर लेते हैं। हंसते हुए जबड़े के लिए मतलब डी का कोड क्या हो जाएगा, फिक्स जॉइंट हो जाएगा, डी का कोड 3 इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी चेक कर लो। अगर क्रिकेट की गेंद आप फेंक रहे हैं तो कौन सा मूवमेंट होगा, शोल्डर मूवमेंट होगा। शोल्डर मूवमेंट मतलब बॉल सॉकेट जॉइंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और सिर को बाएं और दाएं साइड घुमाना मतलब पाइवोटल जॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो बी का कोड या धुराग्र संधि की बात हो रही है, तो बी का कोड 1 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अपना ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नो डाउट यहाँ तक, कोई बात नहीं। और डिटेल में पढ़ना है तो अभी अपन डिटेल में देख लेते हैं, एक बार हिंदी में देख लो इसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डिटेल अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। 206 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें अक्षीय कंकाल यह शरीर के केंद्रीय अक्ष के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अस्थि जो हड्डियों से मिलकर ये बना हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कपाल अस्थि, थोरेसिक केज और कशेरुक दंड इसके अंदर आता है। दूसरा आता है उपांगीय कंकाल, है ना, मतलब उसी का सब पार्ट। 126 अस्थियां इसमें पाई जाती है, जिसमें अपनी क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेगी, श्रोणी, मेखला, ऊपरी अंग, निम्न अंग और अंक में जो होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, अपन को काम है कि कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, तो इसको 6 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इसमें जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसको कंपैरिजन करके, तुलना करके यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि कोई भी एक फिक्स जगह है और उसमें हमने कोई भी एक स्क्रू वगैरह लगा रखा है जो इस तरीके से घूमता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है गले में, जस्ट लाइक दिस। इसको बोला जाता है पाइवोट जॉइंट, है ना, ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखना। इसको क्या बोला जाता है, पाइवोट जॉइंट यहाँ पर बोला जाता है। तो गर्दन में कौन सा पाया जाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखिए कोहनी में कौन सा जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, तो हमने देखा था हिंज जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, जो कब्जे जैसा होता है ना, मूवमेंट करने में, जैसे कि कोहनी ऊपर नीचे आड़े तिरछे मूव कर पा रही है, तो इसमें
अपना हिंज जॉइंट पाया जाएगा। तीसरा वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो उंगलियां वगैरह जो मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसमें कौन सा जॉइंट यहाँ पर पाया जाएगा, सैडल पाया जाएगा, है ना। तो ये रिस्ट में पाया जाने वाला जॉइंट है, कलाइयों में पाया जाने वाला जॉइंट है, जिसको सैडल नाम से जाना जाता है। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, नॉर्मल प्लेन जॉइंट यहाँ पर पाया जाता है, जहां पर आपके पैर जो है, जो तलवे जुड़े हुए हैं, उसको प्लेन जॉइंट के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक दिस, ये पैर है और ये पैर इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर कर सकता है, तो ये हो गया अपना प्लेन जॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इस जगह कौन सा जॉइंट पाया जाता है, जहां पर आपके शरीर का जो पैर है वो जुड़े हुए हैं, तो इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पर इसको कहा जाएगा। ठीक है, नाम ध्यान रहेगा। अब अगला वाला 6th नंबर का आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, ये इस तरीके का जो आप अपनी कलाइयों को आगे पीछे घुमाते हैं ना, तो कॉन्डोलॉइड जॉइंट इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट इसको यहाँ पर कहा जाएगा, और ये इस तरीके का इसका अपना स्ट्रक्चर रहेगा। तो एक बार और आप चाहें तो क्वेश्चन को देख लीजिए। क्रिकेट की गेंद फेंकने में आपका कौन सा अंग काम आता है ना, बॉल सॉकेट जॉइंट यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है, सिर को बाएं दाएं दिशा घुमाने में, इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पर भी देख लो इंग्लिश में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बॉल सॉकेट जॉइंट काम आ गया। हेड को लेफ्ट राइट करने में कौन सा जॉइंट आपका काम आएगा, पाइवोटल आ जाएगा। एल्बो में हिंज काम आ जाएगा। अपर जो होता है अपना फिक्स अचल होता है ना, इसमें कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे और देखना चाहते हैं हिंदी में तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंज को कब्जा संधि के नाम से भी जाना जाता है, फिक्स्ड जॉइंट को अचल संधि के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, और ये बॉल सॉकेट जॉइंट अपने यहाँ पर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, वही मैच दी कॉलम है, आपको कोड अरेंज करना है। इसमें भी वही मेथड लगाइए आप, कोड वाली, है ना, कि कोई भी एक या दो के कोड पहचान कर आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। शैवाल जो है क्या करना है, प्रजनन विधि के बारे में बताना है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, शैवाल में कैसे होता है, ओके, फफूंद में कैसे होते हैं, डहलिया में कैसे होता है, और कैक्टस में कैसे होता है। तो डहलिया तो देखो पौधा है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वैसे ही होता होगा। शैवाल फफूंद के बारे में बता दो, कैक्टस के बारे में बता दो। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से, क्या होना चाहिए आंसर। कुछ भी चीज जो आपको समझ आ रही है उसका आंसर आप कर सकते हैं। चलो मुझे और कुछ नहीं पता, मेरे को तो डहलिया पौधे के बारे में बताया कि ये तो जड़ों से ही जिंदा रहता है। ठीक है, जड़ों से ही इसका रिप्रोडक्शन होता है, यहीं से उगता है। तो मैं इसके लिए डी के लिए एटलीस्ट 4 लिख सकती हूँ, है ना, नहीं सी वाला लिखा है ना, तो डहलिया के लिए क्या लिख सकती हूँ कि सी का कोड क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। अच्छा, शैवाल बता सकते हो क्या, शैवाल अपना सहजीवी होता है, कैसे ये जनन यहाँ पर करता होगा, कैसे जनन की प्रोसेस होती होगी इसमें। या फिर फफूंद का पता है, तो फफूंद बीजाणु के द्वारा बनता है, आपने इसका हिस्ट्री भी पढ़ा था एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो बी का कोड 1 हो गया। शैवाल कैसे बनता है, शैवाल जो बनेगा किसके थ्रू बनेगा, विखंडन के थ्रू बनेगा, या शरीर के एक एक हिस्से के अलग होने के कारण बनेगा, किसके कारण बनेगा, विखंडन के कारण बनेगा। बचा हुआ कैक्टस, कैक्टस का कोड क्या हो जाएगा, शरीर के भाग का अलग होना, मतलब विलग्नन के थ्रू जो है कैक्टस आगे से आगे प्रोसेस करता है। तो शैवाल का कोड क्या हो गया अपना, क्या बनाया था हमने, विखंडन। फफूंद बीजाणु बनते हैं इसके अंदर, जो जो बैक्टीरिया जो है उसकी प्रोसेस को क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको याद आ गई होगी। डहलिया जो है किसके द्वारा करता है, जड़ों के द्वारा करता है। तो 2 1 4 3 कोड कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या होना चाहिए, प्लास्टिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बाइलिंगुअल है, 4 इंग्लिश में है, 4 हिंदी में है। बताइए क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, प्लास्टिक को लेकर। अब प्लास्टिक आपको ध्यान है 2 प्रकार के होते हैं, क्लास 8th की बुक में हमने पढ़ा था। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हमने सेटिंग के लिए क्या याद रखा था, किसने अपनी सेटिंग किसी के साथ कर रखी है, तो ये किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, थर्मोसेटिंग क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, बस ये ट्रिक याद रखनी थी और उससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको रीशेप किया जा सकता है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, अलग अलग सांचों में डाला जा सकता है। क्या ये बात आपकी सही है क्या? है ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर यहाँ पर थर्मोसेटिंग लिखा होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जैसे अपने ये जो है पॉलीथीन वगैरह ये सब जो बनते हैं, इसको आप आसानी से अलग अलग सांचों में ढाल सकते हैं। सही बात है। सॉरी। दूसरा क्या बोल रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। अगर इनको गर्म किया जाए तो ये पिघल सकते हैं क्या? नहीं, ये कड़क प्लास्टिक होते हैं, ये कभी भी नहीं पिघलेंगे। जैसे बेकेलाइट वगैरह हो गया, टेफ्लॉन, ये सब चीज़ें जो होती है ये थर्मोसेटिंग होते हैं। मतलब एक बार जो बन गए वो शेप आ गया जो आ गया, उसके बाद चाहे आप इनको कितना ही कुछ कर लो, कितने ही हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपके कुकर के जो हैंडल्स होते हैं, तपेली भगोनी के जो हैंडल्स होते हैं, वो इन्हीं के बनते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक नहीं, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये वाली चीज सेटिंग लिखनी थी। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। है ना, इस नाम को थर्मोसेटिंग एंड थर्मो को आप इंग्लिश में ही याद रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा और हमारी ट्रिक जो है वो भी काम कर जाएगी। तो अपन को क्या पूछा था कि सही कथन चुन लो, हमने चुन लिया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई थिंक आप सभी ने भी सेम ही आंसर किया था। और डिटेल पढ़नी है तो देख सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक वे पॉलीमर है जिन्हें गर्म करने पर विकृत किया जा सकता है, अलग अलग सांचों में ढाला जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो अपना पीवीसी है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर विकृत नहीं होते और नए आकार में नहीं ढाले जा सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक हैं जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाते हैं। बेकेलाइट, एपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन, ये सब के सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को लेकर कौन सा कथन यहाँ पर, देखो निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहले आप इन 4 कथनों को पढ़िए और फिर बताइए कि इनमें से कौन से 2 आपको सही लग रहे हैं। चलो आया आंसर, चेक करें, डिटेल चेक करें इसकी। देखो, यह सघन वनों में अधिकतम होता है। क्या ये सघन वनों में ज्यादा पाई जाती है क्या बायोडाइवर्सिटी? यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले केवल प्राणी जातों की विभिन्न स्पीशीज का उल्लेख करती है। ठीक है, किसी दिए गए क्षेत्र में केवल प्राणी, हमको पता है कि इसमें प्राणी भी आ जाते हैं, इसमें पक्षी भी आ जाते हैं, मतलब ये फ्लोरा फोना दोनों की बात करते हैं। तो ये चीज तो नेगेटिव हो गई। या किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित किसी एक विशेष स्पीशीज की व्यष्टियों का समावेशन करती है, मतलब उनको इंक्लूड करती है क्या? तो बताओ क्या ये चीज सही लग रही है क्या आपको? है ना, ये क्या बोल रहा है, किसी एक विशेष का। और यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों का उल्लेख करती है, तो ये चीज भी गलत हो गई। है ना, ये क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक की बात करें, ये केवल प्राणी की बात करें और ये किसी स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे हिमालय हो गया अपना, वहां पर बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पक्षी सब देखने को मिल जाएंगे। तो ए वाला करेक्ट है और यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। ए और डी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज क्या हो गई अपनी, बिल्कुल करेक्ट हो गई। है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए एंड डी। ये वाला, ये सघन वनों में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि वहां पर इतने लोग नहीं होते, तो ना तो उनको खतरा होता है, ना उनके रहने के स्थान को, उनके आवास को खतरा होता है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। और यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीव, जिसमें प्लांट भी आ जाएंगे, जानवर भी आ जाएंगे, उनकी जातियों का उल्लेख करती है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ए और डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, इसका क्या आंसर किया था आप सभी ने, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 31 को देखिए, आंसर करिए। जिंक एल्यूमिनियम से अधिक सक्रिय होता है, ठीक है। कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को स्थापित कर सकता है। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को तो कर सकता है, परंतु एल्यूमिनियम सल्फेट को विस्थापित नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ फुलिश जेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड वाली ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
या फिर इन जनरल सी भी बात हो गई है कि इतनी बार पढ़ लिया है तो बार बार वो ट्रिक भी याद नहीं आ रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन स्ट्रांग है। जिंक एल्यूमिनियम का आपको पता ही होगा, कॉमन नेम है तो आपको पता चल ही गया होगा कौन मजबूत है कौन टिकाऊ है। कॉपर और आयरन में आपको पता चल ही गया होगा आयरन स्ट्रांग है। आयरन एल्यूमिनियम में कंपैरिजन कर लो, है ना, नाम तो वही है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और आयरन है, बस जो भी कंपैरिजन है इन चारों का ही है ना। फेरस सल्फेट वही आयरन की बात हो रही है। चलो क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व करें। और ट्रिक देखना है तो देख लो, जो न्यू स्टूडेंट है ज़रूर से आप पुराने सारे वीडियो भी विजिट करेंगे, उसमें कई सारी चीज़ें हमने सीखी हुई है बेसिक से, तो जो भी न्यू है ज़रूर से एक बार आप सारे वीडियो विजिट करिएगा। एटलीस्ट 2500 क्वेश्चन जो है इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर लेना है। 2018 के प्री पेपर बहुत ही अच्छे पेपर थे, उनको भी विजिट कर लेना, हर एक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। और 2023 के जो प्री पेपर्स है उनको भी ज़रूर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सही कथन चुनना है ना, चुनना तो आप ही को है। थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। जिंक कहाँ पर है, जिंक एल्यूमिनियम से, जिंक जो है एल्यूमिनियम से ज्यादा सक्रिय नहीं, एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहला गलत हो गया। एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर जो है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं, पहला तो गलत हो गया। कॉपर कहाँ है, ये रहा, है ना, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड वाला। कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। कॉपर तो वैसे ही इतना लिस्ट रिएक्टिव है, तो क्या ये आयरन को खत्म करने की शक्ति रखता है, क्या हटाने की शक्ति रखता है, क्या नहीं रखता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा भी गलत। आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, आयरन ऊपर है मतलब डेफिनेटली ये जो है विस्थापित कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। लेकिन कौन, आयरन जो है एल्यूमिनियम सल्फेट से एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। हाँ, डेफिनेटली एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन था, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम हो गया, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, उससे कम स्ट्रॉन्ग आयरन हो गया और सबसे कम स्ट्रॉन्ग अपना कॉपर हो गया। ठीक है, तो तीसरी वाली बात बिल्कुल सही निकली। एल्यूमिनियम जो है फेरस सल्फेट से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है, नहीं लिखकर इसने गलती कर दी, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट निकला, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, 32 का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश कैसा हो, साबुन के बुलबुले से गुजरता हो, सीढ़ी की सतह पर पड़ता हो, वर्षा की बूंदों से गुजरता हो। प्रकाश का प्रकीर्णन होना मतलब प्रकाश का बिखराव होना, चमकते कांच पर फोकसित होता हो। क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर। प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव कब देखा जा सकता है, जब साबुन के बुलबुलों पर गुजरता है, तो वो ऐसे कलर्स नहीं दिखाई देते, जस्ट लाइक अ रेनबो, है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। सीडी पर भी दिखाई देगा, वर्षा की बूंदों से गुजरता है तो रेनबो बन जाएगा। लेकिन चमकते कांच पर होता है तब तो परावर्तित हो जाता है ना, प्रकीर्णित नहीं होता है, परावर्तित हो जाता है, तो ये चीज गलत है, बाकी सारी चीजें सही है। तो ए बी एंड सी स्टेटमेंट अपना करेक्ट निकला। ठीक है, साबुन के बुलबुलों से सीढ़ी की सतह पर और वर्षा की बूंदों पर। क्वेश्चन नंबर 133 को देखिएगा, आंसर करिएगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। पहला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, हमको क्या करना है, गलत कथन को यहाँ पर बताना है। सबसे पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब अपन को पता है तीन प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं जो मेन मेन हमारे काम के हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक या स्थैतिक फ्रिक्शन, जो फिक्स रहता है ना, फिक्स रहता है मतलब घर्षण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक में जो है सबसे ज्यादा घर्षण होता है, उससे कम किस में होगा, किसी भी चीज को धक्का देकर खींचने में भी थोड़ी मेहनत तो लगती है, मतलब कहीं ना कहीं घर्षण लग रहा होगा, तो उससे कम कौन हो जाएगा, अपना स्लाइडिंग हो जाएगा, है ना। और उससे भी कम कौन होगा, किसी भी चीज को रोल करके ले जाने में आसान होता है, जैसे गैस की टंकी, सिलेंडर हो गया, पानी की बड़े बड़े टंके या कैन वगैरह हो गई, तो हम लोग उसको क्या घुमा घुमा कर रोल करके लेकर जाते हैं, तो उसमें कम फ्रिक्शन लगता है क्योंकि सतह से कम संपर्क में आती है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। एज पर द क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन,
ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। हमको क्या बताना है, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से, ये चीज गलत हो गई। ठीक है, उसके आगे अगला वाला पॉइंट देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से, बात बिल्कुल सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमको क्या बताना था, गलत बताना था, तो ये रहा अपना रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर भी हो जाएगा। ये चीज़ आप समझे ना। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थैतिक जो फिक्स है, स्लाइडिंग मतलब जो जिसको अपन स्लाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, और रोलिंग मतलब जिसको अपन रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश हिंदी में सर्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए डायग्राम में देखना है तो आप डायग्राम में भी एक बार देख सकते हैं इसको। स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से कम है ना, ये वाली चीज जो है अपनी लिखी हुई है इसके अंदर। स्टैटिक फ्रिक्शन देखना चाहते हैं तो कोई मोशन नहीं होगा, मतलब घर्षण क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। स्लाइडिंग में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन होगा। रोलिंग में बहुत ही कम होगा, सतह के कम संपर्क में है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही लेस फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, ताकि जो गति है वो बढ़ पाए। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला वातावरण के ओजोन गैस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। वातावरण के ऊपरी हिस्से में अच्छा ओजोन पाया जाता है, जिसे शोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई है उसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। डॉप्सन के द्वारा सर्च किया गया था, इसीलिए उनने उनका नाम डॉप्सन रखा हुआ है, और उसी से उसकी यूनिट भी बन गई है। अनुसंधान रिसर्च बताते हैं कि दुनिया भर में समताप मंडल में ओजोन परत की घटाई, जो ओजोन परत का ह्रास है वो कम हो रहा है, मतलब ओजोन परत जो है उसका जो नुकसान है वो कम हो रहा है। हमको पता है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है ओजोन परत को नुकसान भी होता जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अब आप सोचो कि पहला वाला इनकरेक्ट क्यों हुआ। वातावरण के जिस हिस्से में ओजोन लेयर पाई जाती है उसको समताप मंडल कहा जाता है, दैट्स वाई ये चीज गलत हो गई। डॉप्सन यूनिट में माना जाता है, तो दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो गया। और तीसरा वाला, दुनिया भर में समताप मंडल की ओजोन परत का ह्रास और बढ़ता जा रहा है ना, तो तीसरी वाली चीज भी गलत हो गई। केवल ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, मतलब 2 नंबर का पॉइंट अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। हाँ, ओजोन के बारे में डिटेल देखनी है तो थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है, हल्के नीले रंग की गंधयुक्त ये गैस होती है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन का वो गठन करती है। समताप मंडल में आणविक ऑक्सीजन में भी अंकुरित होती है। ठीक है, 10 किलोमीटर के बाद 40 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ओजोन परत इंसानों में कैंसर पैदा करने वाली सूरज की पराबैंगनी किरणों से ये पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल, जिसमें पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद की कैटेगरी में इसको रखा गया है। देखो, जिसमें डीजल, केरोसिन, रेयन हो सकता है, जो पेट्रोकेमिकल से मतलब पेट्रोलियम से प्राप्त होता हो, पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है उससे प्राप्त होता हो। ठीक है, अगला देखो, पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा हो सकता है। स्नेहक तेल जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, पॉलिस्टर B2 मेन हो सकता है। डिटर्जेंट, स्नेहक तेल और कोलतार हो सकता है। अब आप बताओ जो पेट्रोल से प्राप्त होता हो। प्रीवियस ही क्लास में हमने जो इसकी सीरीज चल रही थी उसमें हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम का सब प्रोडक्ट नहीं है, और एक मैच दी कॉलम भी किया था कि कौन सा पदार्थ किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि डीजल, केरोसिन तक तो ठीक है, लेकिन रेयन जो है इससे प्राप्त नहीं होता है। पेट्रोल, डीजल तक ठीक है, कास्टिक सोडा नहीं होगा। स्नेहक तेल, पॉलिस्टर लिखा हुआ है, पॉलिस्टर नहीं होगा। ठीक है, इधर डिटर्जेंट लिखा हुआ है, कोलतार लिखा हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें एक चीज ऐसी है जो करेक्ट है। कौन सी चीज करेक्ट है, देखो, अपमार्जक डिटर्जेंट तो पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता है, तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। ठीक है, स्नेहक तेल, पॉलिस्टर B2 मेन है, ये बात ठीक जा रही है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा की वजह से गलत हो गया, और ये रेयन की वजह से गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो गया, पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा। थोड़ा सा और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका।
सॉरी सी वाला, स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेंट, पॉलिस्टर और बिटुमेन जो है यहाँ पर पेट्रो रसायन की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के घटक में पेट्रोलियम गैस आ जाएगी। तरल रूप में घर और उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में आप इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। पेट्रोल की बात करें तो मोटर ईंधन और इन सब में काम आता है। केरोसिन की बात करें स्टोव लैंप इनमें काम आता है। डीजल भारी मोटर वाहनों में काम आता है। ल्यूब्रिकेंट एज अ ल्यूब्रिकेंट की तरह आप इसका प्रयोग करते हैं, है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पैराफिन मोम जो है मलहम मोमबत्ती वेस्टिन आदि में प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन जो है रंग सड़क सतह जो होती है उसको बनाने में बिटुमेन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें किस किस वजह से गलत हुई है, रेयन की वजह से, कास्टिक सोडा की वजह से, अपमार्जक की वजह से ये गलत हो गई है। बाकी अपना जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या है। किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार से नोट करता है। रेशेदार जड़ तथा जालिका रूपी शिराविन्यास है, रेशेदार जड़ समांतर शिराविन्यास है, मुसला जड़ और समांतर शिराविन्यास है, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। हमको बताना क्या है कि बच्चे का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, है ना। उसने दो पौधे कोई भी लिए होंगे, घास के पौधे उसने लिए हैं, घास का पौधा उसने ले रखा है। तो घास का जो पौधा है उसमें किस प्रकार का जड़ होगी और किस प्रकार की उसकी पत्तियों पर स्ट्रक्चर होगी, मतलब किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाएगा, ये वाला। तो घास कौन सी कैटेगरी में आता है, रेशेदार जड़ की या मुसला जड़ की, और उसके ऊपर उसकी जो घास होती है उसकी पत्तियों पर समांतर शिराविन्यास पाया जाता है या जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, चलो पत्तियां तो आपने देखी होगी, जड़ों की बात छोड़ें। अगर पत्तियों की बात करें तो पत्तियां आपने देखी होगी, कौन सा शिराविन्यास होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर समांतर हो जाएगा। लेकिन जड़ें कैसी होती है, उसकी रेशेदार जड़ें होती है, क्योंकि कभी भी आपने उसकी जड़ों को नोटिस किया हो तो अगर आपने कभी भी घास को उखाड़ा है तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, मतलब रेशेदार जड़ और समांतर शिराविन्यास उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जिन पादपों में जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है वो जड़ें कैसी होती है, मुसला जड़ यहाँ पर होती है। अगर जाली का शिरा विन्यास है तो मुसला जड़ होगी। लेकिन घास के पौधे का शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर, जैसे घास की पत्ती हो गई तो उस पर इस प्रकार की एक लंबी संरचना पाई जाएगी जिसको समांतर शिरा विन्यास यहाँ पर कहा जाएगा। घास एक बीजपत्री पौधा है और एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ पाई जाती है। ठीक है, चलो मुसला जड़ और रेशेदार जड़ में एक बार अंतर भी देख लेते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक जड़ बनती है, मतलब मुसला जड़ में एक मेन जड़ होती है और उसके ऊपर इस तरीके के छोटी छोटी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब रेशेदार जड़ एक बीजपत्री जो यूजुअली पौधे होते हैं वो रेशेदार जड़ वाले होते हैं। प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है और इसी में बड़ी संख्या में बड़े बड़े रेशेज आ जाते हैं। मुसला जड़, इसमें कई क्रम ही पार्श्व जड़ें होती है जिन्हें द्वितीयक तृतीयक जड़ें आदि कहा जाता है। प्राथमिक जड़ और उनकी शाखाएं मुसला जड़ तंत्र का निर्माण करती है। सरसों का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। यह जड़ें तने के आधार से निकलती है और रेशेदार जड़ के तंत्र का निर्माण करती है, जैसे कि गेहूं का पौधा, घास वगैरह जो हो गया, ये सब रेशेदार जड़ और समांतर विन्यास के अंदर, है ना, कंसीडर करी जाती है। चलिए 37 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चार रबी फसलों का समूह है। चना सरसों मटर गेहूं, ओके। चना सरसों धान और सोयाबीन, ठीक है। मूंगफली सरसों मटर गेहूं, चना मक्का धान और गेहूं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन से चार यहाँ पर रबी की फसल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, रबी खरीफ की क्रॉप आपको याद आ रही है क्या, जैसे रबी में अपना वीट पीस मस्टर्ड वगैरह आ जाते, तो कौन अलग है यहाँ पर, वो आपको बताना है जो खरीफ से बिलोंग करता होगा। जैसे कि एक तो सोयाबीन दिख रहा है, गेहूं दिख रहा है ना, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। आपको क्या बताना है, रबी का करेक्ट पेयर यहाँ पर कौन सा होगा। चार रबी फसलों का समूह अपन को बताना है। देखो गेहूं किसके अंदर आएगा, रबी फसल के अंदर। चना भी आ जाएगा, सरसों भी आ जाएगा। ठीक है, तो चना सरसों मटर और गेहूं किसके अंदर आ गए, रबी की क्रॉप के अंदर आ गए। तो करेक्ट आंसर ये वन हो सकता है। बाकी के भी देख लेते हैं। इसमें सोयाबीन लिखा हुआ है, तो सोयाबीन किसके अंदर आता है, खरीफ के अंदर आता है सोयाबीन की फसल। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है अपना मूंगफली हो गया। ठीक है, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी अपना खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने चना,
मक्का, धान और गेहूं। तो अब ये जो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक गलत पेयर हो रहा है, इसमें भी खरीफ की फसल आ रही है, तो ये भी अपना आंसर यहाँ पर नहीं होगा धान की वजह से। ठीक है, चलिए तो अब करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो गया। और आप डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, व्हीट, पीस, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह हो गए, है ना, जो इसमें लिखा हुआ है, ये सब के सब किस में आते हैं, रबी क्रॉप के अंदर आते हैं। बाकी सोयाबीन लिखा हुआ है, मूंगफली लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा, आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। राधिका दो समान सेलों को श्रेणी क्रम व्यवस्था के दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का जो उद्दीपन है या बल्ब की जो रोशनी है वो कम हो जाए, मंद हो जाए या डीम हो जाए। ठीक है, काफी अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आंसर करिएगा इसका। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, राधिका दो समान शैलों को श्रेणी क्रम व्यवस्था के दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में वो जोड़ रही है, एक के बाद एक यहाँ पर जोड़ रही है, पूरा सेटअप उसने यहाँ पर अपना किया हुआ है। अब उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब थोड़ा डीम हो जाए, तो एक सेल को एक चौक के टुकड़े से यहाँ पर बदल दे। एक सेल को अगर चौक के टुकड़े से बदल दिया तो मतलब एक तरीके से उसने यहाँ पर वो लगा दिया, कुचालक लगा दिया, तो यहाँ पर ये पूरा सर्किट बनेगा ही नहीं, तो ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी। एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदल दे, अगर उसने इस जगह धातु के तार का टुकड़ा लगा दिया तो क्या होगा। ठीक है, क्या ये चीज सही लग रही है, बी वाला प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उसने धातु के तार का टुकड़ा लगा दिया तो कहीं ना कहीं एक सेल कम पड़ गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी लाइट है वो क्या हो सकती है, डीमर हो सकती है ना। उद्दीपन मंद हो जाना मतलब वही हो जाना, लाइट का डीम हो जाना। ठीक है, मंद हो जाना या कम हो जाना। तीसरा वाला, एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े से बदल दे। अब क्या बदलेगी, एक बल्ब और बदल दिया तो इससे तो ब्राइटर हो जाएगा और ज्यादा रोशनी बढ़ जाएगी। एक बल्ब को ही एक सेल से रिप्लेस कर दे तो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ब्राइट, मतलब और ज्यादा रोशनी आने लगेगी। हमको बोला था मंद करना है, कम करना है, तो कम करने के लिए हम लोग ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि एक सेल को धातु की तार के टुकड़े से यहाँ पर बदल दे, तो बल्ब की रोशनी यहाँ पर कम पड़ जाएगी। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है ये वाली चीज, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा। इसमें तो सर्किट बनेगा ही नहीं, इसमें ब्राइटर हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 को देखिएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती है, ये अपना कथन था। जो अपनी WBC वाइट ब्लड सेल्स होती है, ये रोग उत्पादक जो जीव है, मतलब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार यहाँ पर बदल सकती है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, दोनों सही लग रहे हैं, दोनों बात बिल्कुल सही है कि जीवों से लड़ने में भी सहायता करती है और आकार भी बदलती है। लेकिन क्या आकार बदलकर वो जीवों से लड़ने में मदद करती है क्या, मतलब जीवों से लड़ने के लिए वो अपने शेप को चेंज करती रहती है क्या, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है ना। क्यों, श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में जानना है, यहाँ से आप जान सकते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में आकार बदलने की क्षमता होती है, WBC का आकार अनियमित होता है। रोगों को रोकने के लिए वे रक्त में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को निगलने या मारने के लिए अपने साइज को परिवर्तित यहाँ पर कर सकती है। इसके अलावा आकार बदलने की क्षमता कोशिकाओं को औषधीय मान वाले रोगजनकों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाने में भी सहायता करती है। तो दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, कारण भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल देती है। जो अपना मानव परिसंचरण तंत्र होता है ना, उसका पूरा एग्जाम्पल देती है। वह मानव हृदय की तुलना जो है, जो हार्ट है उसका कंपैरिजन बैटरी से करती है, और रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड का जो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी तुलना करंट से करती है। जैसे हार्ट और ब्लड फ्लो हो गया, वैसे ही बैटरी और उसमें फ्लो होने वाला करंट हो गया। तो वो किस ट्रिक का प्रयोग कर रही है, वो कौन सी तकनीक, कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही है, तर्क देना, है ना, तुल्य रूपता मतलब कंपैरिजन करना, वास्तविक वस्तुएं दिखाना, या खुले सिरों वाले ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। अब आप देखो कि जहां पर एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से करके सिखाया जाता है, मतलब वहां पर क्या हो रही है, एनालॉजी हो रही है, मतलब तुल्य रूपता की बात यहाँ पर हो रही है, तो बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज।
समझ में आ गई? इंग्लिश में भी ऑप्शन लिखे हुए हैं। आर्ग्यूमेंट करना, एनालॉजी हो गया, रियल अफेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गया। तो इसमें एक चीज़ का एनालॉजी आपको ध्यान होगा, रीजनिंग में सेकेंड नंबर का चैप्टर है अपना, है ना, जिसमें जो है कि हॉस्पिटल जो है अपना एम्बुलेंस से कनेक्टेड है, तो बताइए पुलिस किससे कनेक्टेड है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बताया जाता है। फोर्थ नंबर वाला अपना ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है, तो वही एनालॉजी है ये। 41 को देखिएगा, आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता, मतलब उसको क्लास 7 के सारे कंसेप्ट पूरे पूरे आते हैं। निपुणता का मतलब होता है परफेक्शन, हासिल कर लिया है, तो निम्नलिखित में से क्या है जो संभवतः वह नहीं कर पाएगा। मतलब सीधी सी भाषा में बोलूँ तो क्लास 7th तक बच्चों ने जो सब कुछ पढ़ लिया है और जो चीज़ नहीं है वो इन चारों में से क्या है। मतलब अगर उससे मैं क्लास 8th का कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं कर पाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? बिजली से चलने वाली घंटी की कार्य पद्धति, जो लाइट से जो अपनी डोरबेल काम करती है, ये क्लास 7th में पढ़ा दी गई है, बिल्कुल पढ़ा दी गई है। कंपास की सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है और कैसे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ये क्लास 7th में पढ़ा दिया गया है क्या? बिल्कुल पढ़ा दिया गया है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा तो बच्चा बता देगा। थर्मस फ्लास्क में उष्मारोधी की भूमिका कैसे होती है? उष्मारोधी मतलब वो ना तो हीट को अंदर से बाहर जाने देगा, ना बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने देगा। तो ये वाला भी क्लास 7th में पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया। तो कौन सी चीज़ बच्चे ने क्लास 7th में नहीं पढ़ी है? रासायनिक परिवर्तन प्रेरित करने में विद्युत धारा की क्या भूमिका है? तो ये क्लास 8th में बच्चा पढ़ता है ना। तो ये वाली चीज़ बच्चा नहीं बता पाएगा और यही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 42 को देखिएगा, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का क्वथनांक और हिम बिंदु पर क्या असर पड़ेगा? यदि पानी में आपने नमक मिला दिया, जैसे आपको बोला जाता है ना कि जब भी दाल वगैरह कुकर में आप चढ़ाओ तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया करो ताकि दाल जल्दी पक जाती है ना। किचन के जो हमारे सुझाव आते हैं उसमें हम लोग पढ़ते ही हैं, देखते ही हैं ये सारे वीडियोस वगैरह। तो पानी में नमक मिला दिया तो पानी को जब उबाला जाएगा और पानी को जब ठंडा किया जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? पानी को उबाला जाएगा तो क्या होगा, और जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा? पहले गर्म के लिए बताएंगे फिर ठंडे के लिए आंसर बताएंगे। देखो, पानी जल्दी उबलेगा अगर नमक डाला है तो डेफिनेटली जल्दी उबलेगा, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, लेकिन उसका हिम बिंदु जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ अपनी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। पानी में नमक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो हिमांक है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, हिम बिंदु जो है वो यहाँ पर कम पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब ठंडे होने में समय लगेगा, इस तरीके से फ्रीज होने में समय लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? मुक्त वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसी रूप में ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, या नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं मिट्टी से, वो किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाइट्रेट के फॉर्म में। पौधे नाइट्रेट, NO3 और अमोनियम के रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। वातक्षेपी मिट्टी में जहां नाइट्रिफिकेशन हो सकता है, नाइट्रेट आमतौर पर उपलब्ध नाइट्रोजन का प्रमुख रूप होते हैं जिसको पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नाइट्रेट्स कई नाइट्रेट परिवाहक द्वारा लिया जाता है जो परिवहन को शक्ति देने के लिए एक प्रवणता का उपयोग करते हैं। मतलब परिवहन को शक्ति देना, पौधों में जो अपनी प्रोसेस होती है जो जाइलम फ्लोएम करते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। नाइट्रेट की अधिकांश कमी अंकुरों में की जाती है, जबकि जड़ें अवशोषित नाइट्रेट के केवल एक छोटे से अंश को अमोनिया का काम करती है। ठीक है, अमोनिया में वो कम कर देती है। ओके, तो सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे जो है मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अगर नाइट्रेट की कमी हो जाती है तो पौधों का जो अंकुरण है वो यहाँ पर कम हो जाता है। अगर मिट्टी में नाइट्रेट कम है तो पौधों का अंकुरण यहाँ पर नहीं हो पाएगा, मतलब वो बीज जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट की अधिकांश कमी अंकुरों में होती है, जबकि जड़ें जो है अवशोषित नाइट्रेट के केवल एक छोटे से अंश को अमोनिया में कम करती है। ठीक है। 44th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका एक चैप्टर नंबर 13 है चुंबक करके, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। बूझो तो जाने में ये चीज़ दे रखी थी। आप एक कमरे में है जिसमें भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आप कमरे में है और आपको नहीं पता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर है। आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं। आपकी सहूलियत के लिए उन्होंने क्या करा है, एक चुंबक पर एक ध्रुव इंगित कर दिया है। या तो एक चुंबक पर उन्होंने नॉर्थ लिख रखा होगा या एक चुंबक पर उन्होंने साउथ लिख रखा होगा, पर किसी भी एक चुंबक के ऊपर
अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुव की पहचान कर सकें। आपके सामने 10 चुंबक रखी गई है, 10 चुंबक के नॉर्थ साउथ पोल को आपको पहचानना है और साथ ही कमरे की दिशा भी आपको बतानी है कि कहाँ कौन सी दिशा है। ठीक है, तो आपको कितनी चुंबक चाहिए उन 10 चुंबकों को ध्रुव की पहचान करने के लिए। ठीक है, कैसे करोगे सोचो, मतलब आप आपके पास इमेजिन करो कि आपके पास एक चुंबक है, उस पर लिखा हुआ है नॉर्थ पोल। आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया और आपको बताना है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है ना, और दसों ही चुंबक, इसके अलावा जो 10 चुंबक है इन सभी के पोल को इंडिकेट करना है। तो अब आप उसमें से कोई भी एक चुंबक उठाओ, ये अपनी मेन चुंबक हो गई जो अपन को दी है। एक एक करके इस चुंबक को आप क्या करें, सबको पास लेकर आए। अगर आप इसका साउथ वाला पास लेकर आ गए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और इसका नॉर्थ लेकर आ गए तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैं इस एक अकेली चुंबक से उन दसों चुंबक के नॉर्थ साउथ पोल को बता सकती हूँ। क्या मुझे बाहर से किसी और चुंबक की आवश्यकता है, या किसी और चुंबक के कोने को, एक ध्रुव को बोल सकते हैं ना कि मार्क करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। एक ही चुंबक से मैं सारी दिशा का भी पता लगा सकती हूँ और साथ ही साथ सबके नॉर्थ और साउथ पोल को भी आइडेंटिफाई में कर सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, एक बार ये सोचो। आप आपने खुद को इमेजिन किया, आप बंद कमरे में हैं, आपके हाथों में एक चुंबक थमा दी गई है, मान लो जिसका साउथ पोल बता रखा है, उस पर ऐसा लिखा हुआ है ये साउथ है। तो दसों चुंबक को लाकर पटक दो इसके सामने, एक एक को इससे लगा लगा कर देखो, है ना, तो ये पता चल गया कि ये आकर्षित कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ है। ये इससे दूर जा रहा है, मतलब ये इसका साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। ऐसे पता चल जाएगा और साथ ही आपको सारा ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई चुंबक की हमको बाहर से आवश्यकता नहीं है। इसने पूछा था अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी। हमें कोई चिन्हित ध्रुव की आवश्यकता नहीं है, हम लोग केवल एक जो हमको दे रखा है उससे कर लेंगे, है ना। इसने पूछा है ना कम से कम कितने, और मतलब एक तो आपके पास ऑलरेडी था, और कितने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसी से कर लेंगे। डन। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। क्या दे रखे हैं, ये एसिड के नाम दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक, एस्कॉर्बिक और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, कोई भी एक चीज़, लैक्टिक जो है अपना दही में पाया जाता है, तो इसको आप 3 से मिला लो। बाकी आपको सिट्रिक भी पता ही है, सारी चीज़ें पता है, नो डाउट आपको सारी चीज़ें पता है, बट जल्दी फाइंड आउट करने के लिए आप कोड ढूंढ सकते हैं, या और कोई भी चीज़ याद आ रही हो, सिट्रिक का नींबू याद आ गया हो तो। इससे मुझे पता चल गया कि बी का कोड 3 है, तो मैंने बी का कोड 3 यहाँ पर देख लिया और यहाँ पर देख लिया है, तो मुझे पता चल गया आंसर बी और डी में से एक ही होगा। ठीक है, सिट्रिक किसके अंदर पाया जाता है, सिट्रिक के लिए आंसर क्या होगा, सिट्रिक किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो मुझे ही पता चल गया डी का कोड 2 होगा, डी का कोड 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कैसे पता चला, वन बाय वन करके हमने देखा। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, एसिटिक एसिड हो गया यहाँ पर सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला कोड हो गया फोर्थ वाला। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक किस में पाया जाता है, पालक में। सिट्रिक किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो ये अपना कोड बन गया 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और अपना अपना स्कोर भी शेयर कर दीजिए, जो आपको दिए गए थे क्वेश्चंस कितने गलत हुए, कहाँ कहाँ डाउट आया, ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।